जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूँ। यह प्रश्न विविधा से है, भारतीय संविधान का विविध प्रश्न से ये मैं वीडियो लाया हूँ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे ही लिए जाते हैं। एक न एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम के लिए, और पूरी भारतीय संविधान का वीडियो मैं बना चुका हूँ जो एक प्ले लिस्ट में शामिल कर दिया हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसे टैग कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोग को कुछ भी सीखने के लिए मिलता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था अमेरिका में। कहाँ कब हुआ था? 1945 में अमेरिका में हुआ था, और इसमें 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में संयुक्त राष्ट्र महासभा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस 24 अक्टूबर को, क्योंकि स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, प्रभाव हुआ था, इस कारण से संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी 5 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, और इसमें से कुल सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है। 15 में से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन आते हैं। ये 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अभी हमने बताया फ्रांस है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, तो जर्मनी नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जर्मनी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो 2023 तक के बताया जा रहा है, इसमें एंटोनियो गुटेरस है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ये पुर्तगाल के हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव के रूप में चुने गए हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और इनकी दूसरी कार्यकाल है एंटोनियो गुटेरस का। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद उप महासचिव हैं। अमीना जे मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव हैं। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है। प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध किससे संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, महासभा से, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से, सुरक्षा परिषद से या न्यास परिषद से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद के द्वारा मांग की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? थोड़ा लंबा प्रश्न है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सभी प्रक्रियोत्तर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाने आवश्यक है, और उन 9 परिषद में के सदस्य अस्थायी सदस्यों के सहमति मत होने भी आवश्यक हैं। तो ये सही है। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक अस्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। यह भी सही है। निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था, ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प को पर रोक लगा सके। तो यह भी सही है। डी में सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी भी संकल्प को के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है।
तो हमसे कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बस सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर, 7 से 8 की ओर। 8 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से नहीं है, तो उन विशेषताओं में से कौन सी नहीं है सुशासन की, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुशासन की कुल 8 मुख्य विशेषताएं हैं। सुशासन के कुल कितने 8 मुख्य विशेषताएं हैं, तो 8 में कौन कौन है, भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियता, आम सहमति, समानता और समावेशिता, प्रभावशालिता और दक्षता, जवाबदेहिता, ये 8 सुशासन की मुख्य विशेषताएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से सरकार की वैधता नहीं है, भागीदारी भी है, जवाबदेहिता भी है और पारदर्शिता भी है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। प्रथम अफ्रीका के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बुतरस घाली हैं जो अफ्रीका के रहने वाले थे और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में रहने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 96 तक था और वह 6वें महासचिव के रूप में रह चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, सबसे अधिक किनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हूँ, ऑप्शन त्रिगवेली, बी में कुर्ट वाल्डाइन, जेवियर प्लेस डी कुयार या यूथांट, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यूथांट का जो कार्यकाल है सबसे अधिक रहा है, सबसे अधिक यूथांट का कार्यकाल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यूथांट थे जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव, तीसरे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र का, पहला त्रिगवेली जी थे, दूसरा डॉग हैमरशोल्ड थे और तीसरा यूथांट थे। वो 1961 से 71 तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में संसार की मुख्य भाषाएं हैं, तो संसार की मुख्य भाषाएं हैं कहने का मतलब है कि उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनें। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, चीनी है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, तो ऑप्शन नंबर सी हिंदी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में कौन कौन आता है, चीनी आता है, फ्रेंच आता है, अंग्रेजी आता है, स्पेनिश आता है, रूसी आता है, ये सारे संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच सभी है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से पहला कौन व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1977 में विदेश मंत्री के रूप में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के में हिंदी में पहली बार भाषण दिए थे, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। फिर उसके बाद 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में बनकर जाने के बाद उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बने जो 2014 में हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। और इससे पहले 1988 में पीवी नरसिम्हा राव ने भी विदेश मंत्री के रूप में ही संयुक्त राष्ट्र के उद्घाटन सत्र में हिंदी के संबोधित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कितने हैं अनुच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर सी 30 अनुच्छेद है, 30 अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 से 14 की ओर। 14 की ओर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, द हेग में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थापित है और जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। फोर्टीन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लाइक इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है,
तो विधि का नियम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। विधि का नियम सूचकांक विश्व न्यायिक परियोजना के द्वारा शुरू किया जाता है, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन है? इसका आंसर जल्द से जल्द बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन एमनेस्टी इंटरनेशनल है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किससे जुड़ा हुआ है? महिला के अधिकार संरक्षण से, मानवाधिकार संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, मानव अधिकार के संरक्षण से एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। श्री R.N. पाठक के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं। तो इनसे पूर्व 1996 में प्रश्न पूछा गया था, उनसे पूर्व कौन 2 और रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। B.N. राव और नागेंद्र सिंह, ये दोनों रहे हैं। B.N. राव और नागेंद्र सिंह किन से पूर्व? तो B.R.N. पाठक से पूर्व। और अभी फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में दलवीर सिंह भंडारी हैं। फिलहाल में अभी कौन है? दलवीर सिंह भंडारी हैं, जो 9 वर्ष के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ से कौन नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, सामान्य सभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो, इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में यदि हम देखें तो 20 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। यदि वर्तमान के समय में देखें तो इनमें से कोई ऐसा देश नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का देश सदस्य नहीं है। लेकिन जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के अनुसार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। स्विट्जरलैंड उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, लेकिन लीबिया, इराक और नामीबिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था। स्विट्जरलैंड भी 2002 में 190वां सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जुट गया है। तो अभी के फिलहाल सिनेरियो में देखा जाए तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कह रहा है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो प्राय समाचारों में आया है, क्या है वो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स? एक तरह का तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर है, विदाउट बॉर्डर्स जो एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्या है? गैर सरकारी है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, मुख्यालय जिनेवा का स्विट्जरलैंड में है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 की ओर। 22 में क्या कहा जा रहा है? 22 में है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है? ठीक है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार को सार्वभौमिक के रूप में घोषित किया था। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को यूएनओ दिवस, 24 अप्रैल को यूएनओ दिवस, 24 अप्रैल को, और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख स्थल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? तो इसका प्रमुख बल क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मानव अधिकारों के अवधारणा की प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 25। 25 में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जब गांधी जी का जन्म दिवस है। उसी टाइम, उसी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। तो उसी वर्ष से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में विश्व के कितने देशों ने अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की है? तो अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू की इनमें से कोई नहीं होगा। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया उस समय में भी इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। जिस समय प्रश्न पूछा गया तो उस समय विश्व के 28 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू थी, लेकिन वर्तमान समय में कुल 33 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य इनमें से कोई नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इलेक्टोरल कॉलेज होता है निर्वाचन गण के सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28। 28 में अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में पहली प्राइमरी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी शहर में होती है पहली प्राइमरी? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। न्यू हैम्पशायर में पहली प्राइमरी होती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 29। 29 में अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? 4 ऑप्शन है। अध्यक्षात्मक शासन, प्रेसिडेंशियल शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था सबसे पहले? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कह रहा लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा भी सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लिया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है, 31 में लैरी प्रेसलर निम्नलिखित में से किससे संबंध है? लैरी प्रेसलर, तो 4 ऑप्शन हुए हैं, इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्विंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान के सैनिक सहायता की आलोचना के लिए लैरी प्रेसलर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है कि एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है किसकी? एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति कौन से देश का है? तो भारत की है, जापान की है, चीन की है, यूएसए की है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यूएसए की है एशिया की धुरी विदेश नीति, यूएसए की है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है CIA किस देश की असूचना एजेंसी है? किस देश की असूचना एजेंसी है? असूचना मतलब गुप्तचर एजेंसी है। कौन सा है? कंट्रोलर इंटेलिजेंस एजेंसी किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो यूएसए की गुप्तचर एजेंसी को CIA कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो रॉ किसका भाग है? 4 ऑप्शन है। गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का, विदेश मंत्रालय का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। रॉ है जो मंत्रिमंडल कार्यालय का, मंत्रिमंडल सचिवालय का है। ठीक है। 21 सितंबर 1968 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था गठन रॉ का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कहा जा रहा है ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? तो ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? 4 ऑप्शन है। वॉल स्ट्रीट, फास्ट स्ट्रीट या फ्लिट स्ट्रीट या प्रेस स्ट्रीट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। फ्लिट स्ट्रीट ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो विदेश में कौन से देश में हुआ था सर्वप्रथम भारत महोत्सव? 4 ऑप्शन है। क्या ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में या सोवियत संघ में? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ब्रिटेन में 1982 में ब्रिटेन में सबसे पहला भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन है। रूस की संसद फेडरल असेंबली कहलाती है, क्या यह कथन सही है? तो सही है, फेडरल असेंबली कहलाती है। रूसी संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन होता है, गलत है। रूसी
संसद उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 38। तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो तास ऑप्शन नंबर सी रूस की समाचार एजेंसी तास थी, जो अभी उसका नाम बदल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। 39 में कहा जा रहा है चीन की संसद जानी जाती है, चीन की संसद किस नाम से जानी जाती है? तो इसमें से आंसर बताइए, चीन की संसद को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीन की संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में क्या कहा जा रहा है? 40 में है किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग नाम से जाना जाता है? राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग नाम से जानता है। ऑप्शन ए में जापान के, बी में थाईलैंड, सी में चीन, डी में बेल्जियम। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, चीन के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग के नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 41। 41 में है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यदि आप लोग को खुद से इसको चेक करना है मैं कितना बना सकता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आंसर पहले आप खुद लगाइए, उसके बाद मेरे आंसर से मिलाइए, और इस तरह से आप करके चेक कीजिए कि मैं कितना इसमें सही कर सकता हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमें इतना जानकारी है और यहाँ गलती हो रही है, उसको मैं सुधार करूँगा। और यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में है आईएसआई का पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम क्या है? तो आईएसआई है जो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है, और इसका पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है आईएसआई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में डॉन किस देश का समाचार पत्र है? अब हमसे पूछा जा रहा है कि डॉन किस देश के समाचार पत्र हैं? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, पाकिस्तान की समाचार एजेंसी को, समाचार पत्र को डॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 में मोसाद क्या है? मोसाद क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, मोसाद है जो इजराइल की गुप्तचर संगठन है, इजराइल की गुप्तचर संगठन है मोसाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। प्रायः चर्चा में रहने वाला बार्गर भाषी समुदाय रहता है, तो बार्गर भाषी समुदाय कहाँ रहता है जो प्रायः चर्चा में रहता है? वो कौन से देश में रहता है बार्गर भाषी समुदाय? 4 ऑप्शन है, अफगानिस्तान में, अल्जीरिया में, अर्जेंटीना में, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया में रहता है बार्गर भाषी समुदाय, ठीक है, अफ्रीकी देश के अल्जीरिया मोरक्को में रहता है, अल्जीरिया और मोरक्को में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में कहा जा रहा है, सुमेलित कीजिए, प्रेसलर संशोधन, चकमा शरणार्थी, प्रे और प्रेस्ट्रोनोइका और 13 दिसंबर 1993। देखिए मैचिंग वाला काफी आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, और इससे हमें काफी फायदा होता है। एक भी यदि हमको मिल गया तो उससे भी आंसर मिलने की 80% संभावना होती है कि आप बना लीजिएगा। यदि 1 से 2 याद हो तो 80% आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जब तीन याद हो तो बन ही जाएगा। तो इस प्रकार देख लीजिए, चकमा शरणार्थी मुझे पता है कहाँ का है, बांग्लादेश का है। इस ऑप्शन में देखिए बी का फर्स्ट किसमें है, तो बी का फर्स्ट बी में ही है, ऑप्शन नंबर बी में है, और किसी में नहीं है बी का फर्स्ट। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा, बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो हम एक बार इसको पढ़ लेंगे कि कौन सा कहाँ का है। सबसे पहले प्रेसलर क्या है, तो प्रेसलर संशोधन है जो अमेरिकी सहायता के आणविक क्षमता के विकास से जोड़ता है। प्रेसलर संशोधन अमेरिकी सहायता के आणविक क्षमता के विकास से जोड़ता है। तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद चकमा शरणार्थी बांग्लादेश, प्रेस्ट्रोइका क्या है, तो वो गोवार्चा से संबंधित है प्रेस्ट्रोइका। और 13 दिसंबर 1993 को इजराइल के PLO समझौता हुआ था, इजराइल के PLO समझौता 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 में निम्नलिखित में से किन देशों ने लिट्टे को प्रतिबंध किया है? कौन सा देश लिट्टे को प्रतिबंध कर दिया है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, भारत, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिट्टे को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 की ओर। 48 में है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की
किए थे वे कौन थे? तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री वे ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू थे। वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जो अफगानिस्तान के दौरा किए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में कहा जा रहा है जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, जबकि रिक्सडॉग स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग कहते हैं। रिक्सडॉग कहाँ की संसद है? स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग कहा जाता है। और कॉटेज स्पेन की संसद को कॉटेज कहा जाता है। और सेजिम है जो पोलैंड की संसद को सेजिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। फ्रांस के सरकारी बुक को येलो बुक कहा जाता है, रिपोर्ट को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 51। 51 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर संधि या संविधान नहीं है। सभी राज्य या क्षेत्र देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे वह स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो यह कथन जब भारत राष्ट्रमंडल से जुड़ा था तब उन्होंने ये कहा था, स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था जब उन्होंने जुड़े थे राष्ट्रमंडल से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 53। यह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? वो कौन सा ऐसा अपराध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा अपराध है यदि वो घटित होता है तो उसको दंडनीय माना जाएगा, यदि वो पूर्ण हो जाता है वो अपराध तो अपराधी को दंड नहीं दिया जा सकता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। आत्महत्या ऐसा काम है, यदि वो कार्य कर लिया, आत्महत्या कर लिया, तब तो वो व्यक्ति का जान बचेगा ही नहीं, वो तो पहले ही मर चुके होंगे। तो इस प्रकार उनको दंड फिर नहीं दिया जा सकता है, और यदि वो कोशिश कर रहे हैं और बच गए तो उन्हें दंड दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ स्टेट किसे कहते हैं? तो प्रेस को कहते हैं फोर्थ स्टेट। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से गुट निरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता के पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे की आंतरिक मामलों के पारस्परिक हस्तक्षेप, ये सभी है, लेकिन गुट निरपेक्षता पंचशील की सिद्धांत की विशेषता नहीं। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 में सुमेलित करना है। थोड़ा लंबा है दोस्तों, इसको मैं देखता हूँ, काफ़ी आसान होता है सुमेलित करने वाला, लेकिन एक स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। छोटा करने पर भी नहीं आएगा तो मैं इसे पढ़ूंगा, इतना ही पढ़ता हूँ, उसके 2 भाग में पढ़ूंगा इस समय। ए में उपाधियों का अंत किस चीज में आता है? तो उपाधियों का अंत क्या है? यह मूल अधिकार है उपाधियों का अंत। ग्राम पंचायतों का गठन किस में हुआ था? तो मौलिक कर्तव्य में हुआ था। नहीं सॉरी, मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हुआ था। और 6 से 14 वर्ष बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का ये क्या है? मौलिक कर्तव्य में। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एक बार फिर से देखें, उपाधियों का अंत मूल अधिकार से, ग्रामीण पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के मौलिक कर्तव्य से आता है, और इंडिया अर्थात भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 में कहा जा रहा है कि कथन 1 कथन 2 है, सुमेलित करना है। इसमें कथन 1 और कथन 2 में सुमेलित करना है। ये कृत्यकारी है और शपथ का प्रतिज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। कौन क्या करता है? भारत का राष्ट्रपति
भारत का राष्ट्रपति जो प्रतिज्ञा लेता है, शपथ लेता है, तो किसका शपथ लेता है? तो भारत का राष्ट्रपति है जो शपथ लेता है भारत की संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा के लिए। भारत के संविधान के प्रति मैं श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, इसकी शपथ लेता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के जज जो शपथ लेते हैं वो संविधान की विधि की मर्यादा को बनाए रखने, विधि की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वो शपथ लेते हैं, भारत के न्यायालयों के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज। और संसद सदस्य है जो संसद सदस्य कर्तव्य और निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए शपथ लेते हैं। और संघ के मंत्री है सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए शपथ लेते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा इस प्रकार। कौन? ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और राष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं, बाकी जो 3 हैं जो अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 58। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम को देखें, ऑप्शन नंबर 1 ये 9 के क्रम में आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी 9 के क्रम में आते हैं वरीयता क्रम में। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये भी 9 के क्रम में आते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये 14th स्थान में पर आते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। 59 में कह रहा संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? संविधानेतर अधिकार का मतलब क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है प्रश्न। तो प्रश्न इसमें है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है उसे संविधानेतर कहते हैं। जो संविधान में सम्मत नहीं है संविधानेतर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर भी का परीक्षण करें और एवं निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर चुनें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं। उच्च न्यायालय के, तो ये तो बिल्कुल सही है, 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये बिल्कुल सही है। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों की मान्यता प्राप्त होता है वो राष्ट्रीय स्तर का दल बन जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उसी प्रकार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जाती है, तो 4 भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी सही है, तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 की ओर। प्रश्न नंबर 61 में कहा जा रहा है समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समलैंगिकता सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ऑप्शन नंबर ए मेरा संबंधित है, भारत के 10 की धारा 377 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में कहा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, तो इसमें से कौन सा सही है? हमसे पूछा जा रहा है कि इसको काल अनुक्रम घटनाओं के अनुसार इसको सजाना है, पहले कौन घटना हुई थी फिर बाद में कौन सी घटना हुई थी, इसके बारे में ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हो गया, तो ये घटना कब हुई थी समकालीन को चुनने के लिए? तो ऑप्शन ये कब हुआ था? सबसे पहले साम्यवादी दल की 1957 में हुआ था। इसकी कब हुआ था? 1957 में, लोकतांत्रिक ढंग से चुनने के लिए 57 में हुआ था। ठीक है, 57 में हुआ था। ठीक है। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिनका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था, 1955 में हुआ था ये काम 1955 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद एयर इंडिया की राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। तो ये एयर इंडिया को राष्ट्रीयकरण कब किया? तो 1953 में ये हो गया। फिर गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना, तो गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना कब? 1961 में, और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो 1961 में ये हो गया। तो हमको काल अनुक्रम के रूप में सजाना है, तो सबसे पहले कौन होगा? 1953 में 3 पहला होगा। ऑप्शन देखें, सबसे पहले कौन होगा? 3 2 में है। उसके बाद कौन था? 1957 में। इंपीरियल बैंक 1955 में, तो इंपीरियल बैंक 1955 में, उसके बाद 3 के बाद 2 होगा आंसर। इंपीरियल बैंक 1955 में 2 3 2, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, 3 2 1 4। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 में कहा जा रहा है, फिर मिलाना ही है,
जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्ति है। क्या शक्तियां हैं जिला कलेक्टर को जिला दंडनायक के रूप में? तो कानून व व्यवस्था बनाए रखना, ये तो मूलभूत शक्ति है जिला कलेक्टर के पास। पुलिस पर नियंत्रण रखना, ये भी शक्ति है। और विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, ये भी जिला कलेक्टर को है। और भू राजस्व एकत्रित करना, ये जिला जिला कलेक्टर का मूलभूत शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ए बी सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 की ओर। 64 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यवस्था एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अंतर्राज्यीय व्यवस्था एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है किसके द्वारा? 64 में। तो चार ऑप्शन दिए हुए, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, अनुच्छेद 301 के द्वारा। अनुच्छेद अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 301 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सही सुमेलित नहीं, ये हमसे पूछा गया है। कानून के समझ समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो कानून के समझ समानता तो सभी को प्राप्त है, सही है। अनुच्छेद आर्टिकल 14 के तहत राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधान सभा की शक्ति है? नहीं, बिल्कुल गलत है। राज्य विधानसभा को ये शक्ति प्रदान नहीं है, ये संसद के द्वारा किया जाता है, यही तो गलती है। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति है, ठीक है। सरकारी नौकरियों के अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को है 16 में, तो ये भी सही है। कौन गलत सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। सरोस जायवाला सरोस जायवाला किस रूप में विख्यात है? सरोस जायवाला क्या थे? तो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ थे। अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 की ओर। वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वो कौन भारतीय थे? पहले भारतीय कौन थे जो युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, नारायण देसाई थे। वो व्यक्ति कौन थे? नारायण देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की ओर। प्रश्न नंबर 69 थोड़ा लंबा प्रश्न है, तो पुट को मिलान करना है। इसमें है कुछ व्यक्ति दिए हुए हैं और उनका पद से मिलान करना है। उस समय जिस समय प्रश्न पूछे गए थे उस समय की बात है, तो इसे तो मैं मैच कर ही लूंगा। नरेंद्र सिंह क्या थे? अभी हमने पढ़ा था नरेंद्र सिंह के बारे में। वो भारत के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, अध्यक्ष के रूप में थे नरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए का 2 होगा, ए का 2 में है, ठीक है। अब ए एन रॉय क्या है? तो ए एन रॉय हैं जो ए एन रॉय भारत का मुख्य न्यायमूर्ति थे उस समय, जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था 2008 में। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे ए एन रॉय। तो 2 का 3, बी का 3, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लेकिन ये प्रश्न अभी कैसे पूछा जाएगा? ये प्रश्न यदि हम देखें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यदि इसके अनुसार अभी हम देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वह है राजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जोआन डोनोग। और मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? डॉक्टर धनंजय बाई चंद्रचूड़। और महान्यवादी कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी वाई चंद्रचूड़। और महान्यवादी कौन है? आर के वेंकट रमनी है वर्तमान समय में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सिरजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? कौन है जो किसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार कार्ड के प्रथम जो बनाए गए थे, वो कौन थे? नंदन नीलकानी थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में ये अधिकारी हैं और ये संस्था है, मैच करना है। भारत के उपराष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं? उनका क्या, कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। ये हो गया। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उनका क्या कार्य है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का लोक लेखा, उनका कार्य है लोक लेखा समिति से है, ठीक है। भारत का महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता ये कहाँ बैठते हैं? तो वहाँ का भारत के महाधिवक्ता उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय होना चाहिए, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय होना चाहिए था महाधिवक्ता के लिए, ठीक है। और भारत का महान्यायवादी, तो महान्यायवादी है लोकसभा में बैठता है, बैठक में भाग ले सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक का 3 और बी का 1। देख लीजिए, 1 का 3 बी का 1, इतना में आंसर मिल जाएगा। 1 का 3 बी का 1, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर
72 की ओर। 72 में सीमा प्रबंधक विभाग निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? सीमा प्रबंधक विभाग किस एक का विभाग है? तो सीमा प्रबंधन विभाग किसका है? रक्षा मंत्रालय का, गृह मंत्रालय का, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का, या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का? कौन से ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। सीमा प्रबंधक विभाग गृह मंत्रालय का विभाग है। गृह मंत्री अभी कौन है? गृह मंत्री अभी हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? कौन सा मानव संसाधन मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो एक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर एक, ये दो ऑप्शन यहाँ पर है और दो इधर है। तो ऑप्शन नंबर डी, महिला और बाल विकास विभाग मानव संसाधन विभाग का भाग नहीं है। बाकी तीन है जो है, कौन कौन है? आरंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मानव संसाधन विभाग मंत्रालय का भाग है, और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग ये भी है, तकनीकी शिक्षा विभाग ये भी है, और महिला एवं बाल विकास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? जिस समय ऑप्शन आंसर पूछा गया था उस समय कोई नहीं था। इसमें से कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि 1993 में यह महिला बाल विकास विभाग के द्वारा के पास भेज दिया गया था, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 1993 से पहले कृषि मंत्रालय के पास था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। 75 में क्या कहा जा रहा है? दो कथन है, इनमें से कौन सही कौन गलत है या क्या स्पष्टीकरण देता है? भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, तो बिल्कुल सही है, कथन ए सही है। अनुच्छेद 352 में राज्यों को संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान करता है, नहीं। अनुच्छेद 356 में कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 352 है जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से संबंधित अनुच्छेद 352 के तहत आता है। तो इस प्रकार कारण गलत है, कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर, 76 की ओर। भारतीय प्रेस काउंसिल एक है। भारतीय प्रेस काउंसिल कैसा है? क्या वैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, परामर्शी संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है भारतीय प्रेस काउंसिल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण कौन सा है? तो असंतुलित विकास के कारण भी क्षेत्रवाद का उदय हुआ है, सही है। सांस्कृतिक पहचान खोने के कारण के भय से भी हुआ है, और राजनीतिक वर्चस्व से भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, तीनों के कारण क्षेत्रवाद का उदय हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। 78 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? सिक्किम और नीति कूट में मिलान करना है, सिक्किम के संबंध में कौन सही है? तो 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना, सही है। यह वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये भी सही है सिक्किम के लिए। और इसके मुख्य निवासी लेप्चा है, ये भी सही है। और 1 2 3 तीनों सही है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। 79 में कहा है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, जबकि 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया था। जल बोर्ड का गठन 1990 में किया गया था, और जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। 80 में कहा जा रहा है निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या है? इसको सजाना है, पहले शिमला समझौता है, फिर भारत सोवियत संघ संधि, फरक्का समझौता और ताशकंद समझौता। तो सबसे पहले देख ले शिमला समझौता कब हुआ था और ताशकंद समझौता कब हुआ था, इसके बारे में पहले देख ले। तो देखिए हम शिमला समझौता 1972 में हुआ था। 1972 में शिमला समझौता कब हुई थी? 1972 में हुई थी शिमला समझौता। ठीक है, भारत सोवियत संघ, तो भारत सोवियत संघ 1971 में समझौता हुई थी। ठीक है, उसके बाद फरक्का समझौता, जो फरक्का समझौता हुई थी वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। वो कब हुआ था? तो 1975 में। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था 1975 में, फरक्का समझौता। ठीक है, और ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले ताशकंद समझौता आएगा 1966, 4 आएगा सबसे पहले। ठीक है, 4। फिर उसके बाद आएगा कौन? भारत सोवियत संघ, 4 के बाद 2 आएगा। तो इससे ही हमारा ऑप्शन मिल गया 4 2, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इसे फिर से मैं देता हूँ, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1972 में, और भारत सोवियत संघ के बीच हुआ था
भारत सोवियत संघ के बीच हुआ था 1971 में समझौता, और फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था 1975 में, और ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में ताशकंद समझौता हुआ था। तो यदि काल अनुक्रम के तहत देखें, सबसे पहले आएगा ताशकंद समझौता, फिर आएगा भारत सोवियत संघ, फिर आएगा शिमला समझौता, उसके बाद फरक्का आएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। 81 में कहा जा रहा है भारत किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था। तो बांग्लादेश स्थापित हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1971 के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। 26 मार्च 1971 के परिणाम स्वरूप शेख मुजीबुर रहमान की पश्चिमी पाकिस्तान में गिरफ्तार के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में हुई भारी विरोध प्रदर्शन के बाद 3 दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश की जनता की ओर से हस्तक्षेप किया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ? दिसंबर 1971 में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। 82 में कहा जा रहा है भारत श्रीलंका समझौता के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है था। तो भारत श्रीलंका के जो समझौता हुआ था उसमें से क्या नहीं था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं था, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। भारत श्रीलंका समझौते में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हुआ था। यह समझौता कब हुआ था? भारत श्रीलंका समझौता तो ये 1987 में हुआ था। भारत श्रीलंका समझौता 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। 83 में कहा जा रहा है क्या? 83 में है ऑपरेशन चेकमेट। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑपरेशन चेकमेट किससे संबंधित है? ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सिद्धार्थ। इसमें से 2 मुझे पता है तो भी हम बन जाएगा। और उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंधित है। ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार से संबंधित है। सी का 2 देखेंगे, सी का 2 और डी का 3 बस मात्र एक ही में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। देख लीजिए, ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका से संबंधित है। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ देता हूं। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से संबंधित है। ब्लू स्टार पंजाब से, ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। 84 में है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय आदर्श है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय क्या, कौन से समाचार या कौन से एजेंसी का आदर्श वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑल इंडिया रेडियो का बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है ऑल इंडिया रेडियो का। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। 85 में कह रहा निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता के संघवाद की ओर खिसकी है? तो केंद्रीयता के संघवाद की ओर खिसकी है। तो ऑप्शन नंबर सी में 1980 के दशक में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक कौन है? तो लश्कर तैयबा पाकिस्तान की एक आतंकवादी संगठन है और इसके संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। 87 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एपिक्को आंदोलन पी हेगड़े सही है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर ये भी सही है। शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटेक ये गलत है, यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। जो बाबा आमटेक थे वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे और शांति घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली के नाम से चर्चित है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। 88 प्रश्न में क्या है? 88 में है निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है, सही है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम ये भी सही है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम ये भी सही है आंध्र प्रदेश में। और आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर ये गलत है। आर्म्ड कोर सेंटर, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ ये भी सही है। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है। ये जबलपुर में नहीं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। 89 में कह रहा भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल
के समक्ष कौन होता है? तो सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो नौसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष नौसेना के कमांडर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज बता मैं देता हूँ, जो थल सेना का जनरल होते हैं वो नौसेना के एडमिरल होते हैं, सेम पद होता है दोनों का, और वायुसेना का एयर चीफ मार्शल होते हैं। तीनों का सेम पद है लेकिन नाम अलग अलग है। लेफ्टिनेंट जनरल थल सेना में जो होते हैं वही वायुसेना में एयर मार्शल होते हैं, और नौसेना में वाइस एयर एडमिरल होते हैं। जो ब्रिगेडियर होते हैं थल सेना में वही आपको वायुसेना में एयर कमोडोर होते हैं, और जबकि नौसेना में कमोडोर होते हैं। इस तरह का पद समानता का पद है, केवल नाम चेंज है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। 90 में कह रहा है भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांड्स कितनी है? ऑपरेशनल कमांड्स कितनी है भारतीय थल सेना की? भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल कमांड्स 6 है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वर्तमान के सिनेरियो से देखा जाए तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। 6 कहाँ कहाँ है? उत्तरी उधमपुर में, जम्मू एवं कश्मीर में। दक्षिणी कमांड्स पुणे में, और मध्यवर्ती कमान लखनऊ में। पूर्वी कमान कोलकाता में, और पश्चिमी कमान चंडी मंदिर चंडीगढ़ में, और दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में। 2005 में क्रियाशील हुआ ये। तो 6 है, पहले 5 होकर गई थी, अब 6 है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। 91 में कहा जा रहा है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो विधि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में सबसे पहले बेंगलुरु में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सी मेरा सही आंसर होगा। 1987 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 92। विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 93। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना ऑप्शन ए सही है, 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी, बीएसएफ की। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। 94 में कहा जा रहा है आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है कहाँ है? माउंट आबू में, नासिक में, हैदराबाद में, पुणे में। तो ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 95। 95 में कहा जा रहा है एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, या बेंगलुरु में? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नई दिल्ली में एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 95 का। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 96। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। तो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों कथन सही है, इसमें से दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। 97 में है अस्पृश्यता के उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब अस्पृश्यता को उद्भूत अपराध कब गठित नहीं होगा? जब अपराध करने वाले जो पीड़ित हैं और अभियुक्त है दोनों एक ही सामाजिक समूह से आते हों, तब नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। 98 में मैच करना है उसी प्रकार। तो देखिए, एक्के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। एक्के गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये किससे संबंधित होगा? तो एक्के गोपालन एवं मद्रास राज्य 2 में संविधान इसका निवारण अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित है। एक्के गोपालन एवं मद्रास राज्य निवारण अवरोध की प्रक्रिया। ऑप्शन 3। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य किससे संबंधित है? तो स्वतंत्र भाषण पर रोक, रोमेश थापर एवं मद्रास राज्य। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति सी का 2 हो गया। चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो मैच करें 3-4-2-1
किसमें 3 4 1 2 दिया हुआ है, 3 4 2 1 होना चाहिए, 3 4 2 1 किसी में नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 की ओर। 99 प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं। कथन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। और फिर वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी अरुण जेटली है, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है अरुण जेटली। अभी विपक्ष के नेता वर्तमान में राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अभी फिलहाल के रूप में योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेग अहलुवालिया थे। जिस समय प्रश्न पूछा गया तो उस समय ये सही था, योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलुवालिया थे, उस समय ये सारा सही था, 1 2 3 4 सभी सही था। लेकिन अभी फिलहाल में केवल 1 और 2 ही सही है, क्योंकि विपक्ष के नेता कौन है? तो खड़गे जी हैं, और योजना आयोग के अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 की ओर। 100 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही, अलग अलग होना चाहिए। संयुक्त बैठक कभी होता ही नहीं संविधान संशोधन में। बी में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधित मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सम्मिलित है, ये भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, गलत है। जाकिर हुसैन नहीं थे, राधा कृष्णन थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कौन गलत था? तो डी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 101। एक में कह रहा अरुण जेटली को कब पुरस्कार मिला है? वो कह रहा है संसद के रूप में कब पुरस्कार मिला? सांसद पुरस्कार। तो अरुण जेटली को 2010 में मिला था पुरस्कार। 4 हो गया, 1 का 4, ठीक है। 1 का 4, 1 का 4, एक इसको मैच भी कर लेते हैं थोड़ा, देखिए किस किस में है। 1 का 4 एक ही में है, तो 1 का 4 एक में है, इसका मतलब आंसर हमारा 1 हो जाएगा। कर्ण सिंह 2011 में, अरुण जेटली 10 में, कर्ण सिंह 2011 में, शरद यादव 2009 में, शरद यादव 2012 में, और मुरली मनोहर जोशी 2009 में प्राप्त किए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। प्रश्न नंबर 102 की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? कौन सा सरकार, कौन से राज्य में ऐसा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, बिहार में ऐसा हुआ था। अधिकतर गठबंधन राज्य बना था बिहार में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 103 की ओर। उसमें कह रहा 103 में भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। तो जातियों का राजनीतिकरण तो हो ही रहा है भारत में, ये सत्य है, ये सही है। भारतीय राजनीतिक में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, तो ये भी सही है। एक और कथन आर भी सही है और कथन ए भी सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 की ओर। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। कौन से राज्य के द्वारा 2003 में ओबीसी की दर्जा मिला है गोरखाओं का? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 की ओर। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसे? वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 106। मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए? तो उनके द्वारा नौकरशाही के 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार कौन कौन सा है? अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता नौकरशाही, ये 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 107। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय की बात कर रहा है ये, तो उस समय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। कुलदीप नायर। काटजू को बनाया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? काटजू को। ऑप्शन नंबर मार्टिन काटजू, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 108 की ओर। 8 में है किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है?
जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? किन्होंने ऐसा कहा था? तो रजनी कोठारी ने यह कहा था, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 में। थोड़ा लंबा प्रश्न है तो दो पार्ट में मैं देखूंगा इसे। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। लेखक और पुस्तकें, तो लेखक और पुस्तकों में कह रहा अतुल कोहली। अतुल कोहली हैं जो क्या है, अतुल कोहली कौन सी पुस्तक लिखे थे? द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी अतुल कोहली। ग्रैनविल ऑस्टिन, उनकी पुस्तक कौन थी? वर्किंग ए डेमोक्रेटिव। वर्किंग ए डेमोक्रेटिव, ये हो गया ग्रेवनिल ऑस्टिन का। पेंड्रल मून की पुस्तक कौन सी? डिवाइड ए क्विट, ये थी। और एनल ग्लेड हिल का पुस्तक का नाम क्या था? द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस प्रकार यदि आंसर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर एक का और एक का, दी सक्सेस एक का हो जाएगा 2, एक का 2, उसके बाद एक का 2 हो जाएगा, और बी का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। एक का 2 और बी का 4 और सी का 1 और 3 का डी का 3। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। 110 में कहा जा रहा है कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नास्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी चाहिए? भेजी जानी आवश्यक है, किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से 5 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मुख्य सचिव के द्वारा भेजी जानी आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 111। निम्नलिखित में से किससे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जा सकता है? द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार किससे समझा जा सकता है? तो इसमें आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर, द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार किसे समझा जाता है? इसमें से 2 ऑप्शन बन रहे हैं, एक शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार माना जाता है। तो 2 आंसर बन रहे हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होता, यदि होता तो। 112 में निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार अधिकारों में से नहीं है? तो मानवाधिकारों में से कौन नहीं है? स्वतंत्रता एवं समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। कौन नहीं है सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से? तो ऑप्शन नंबर डी, निजता का अधिकार सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की ओर। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीयों दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन आरंभ हुआ था, तो कब से यह सम्मेलन आरंभ हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए 2003 से सम्मेलन हुआ था। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तब से ये मनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। 14 में है चेचन्या क्या है, दारफुर क्या है, या स्वात घाटी क्या है? इसको मैच करना है, क्या मैचिंग कौन सा सही है? तो चेचन्या रशियन फेडरेशन है, सही है। दारफुर माली में है, ये गलत है, ये गलत है। और स्वात घाटी इराक में है, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, केवल एक ऑप्शन सही है। चेचन्या कहाँ है? रशियन फेडरेशन है, केवल एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। 115 में डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। कौन कौन है जो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हम डेनमार्क है, रशियन फेडरेशन है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? तो किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन थी? श्रीनोमा भंडारनायके। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और वह प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो श्रीलंका की थी, 1960 में बनी थी। श्रीलंका की थी और 1960 में बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीनोमा भंडारनायके। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं, ये हमसे पूछा सर्वोच्च न्यायालय
भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है, तो ये सही नहीं है क्या? तो ये सही तो है, ये सही है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये गलत बात है। नहीं, ये गलत है। अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्दिष्ट करने के लिए कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया है, तो ये सही है। चार्टर्ड एक्ट 1813 में भारतीयों को स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी और डी गलत है। ऑप्शन बी और डी गलत है, इसलिए इसका आंसर बताना मुश्किल है। दोनों में से कोई एक गलत होना चाहिए था, चार ऑप्शन में से। पांचवा ऑप्शन देना चाहिए था इनमें से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद की संख्या, कुल अनुच्छेद की संख्या 395 है, तो बिल्कुल सही है। मूल संविधान में 395 है। और वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, ये भी सही है। और मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये गलत है। मैडम कामा नहीं, एनी बेसेंट बनी थी पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। कौन बनी थी? तो वो थी एनी बेसेंट। मैडम कामा स्टुटगार्ट में 1907 में जर्मनी में जो है अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में तिरंगा फहराने वाली बनी थी। और पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शन शोधक का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा गलत आंसर है। कह रहा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 को। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? विश्व का नवीनतम राष्ट्र कौन सा है, मतलब नया राष्ट्र कौन सा है? जिस समय क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था उसके अनुसार दक्षिण सूडान विश्व का सबसे नवीनतम राष्ट्र है, जो 2011 में बना था। और संयुक्त राष्ट्र में जुड़ने वाला 193वां सदस्य के रूप में 193वां देश के रूप में दक्षिणी सूडान का जन्म हुआ, जो वर्तमान उनकी उसकी राजधानी कहाँ है? जुबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 120। यूएन द्वारा सन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया है। यूएन ने कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया, किस वर्ष को? तो 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया था यूएनओ ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को आरंभ किया गया था। भारतीय विदेश नीति तटस्थता पर आधारित थी, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आरंभ किया गया था। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही था 121 का। और 121 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम राज्य स्वीडन है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। स्वीडन ने फिलिस्तीन को मान्यता दिया था सबसे पहला बार। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 की ओर। 123 ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। और यदि आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इसके साथ ही मैं यहाँ से संविधान को पूरा फिनिश कर दूंगा। चलिए इसको देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 1981 में घोषित हुआ था और 1981 में हुआ था। 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष विकलांग दिवस मनाना शुरू कर दिया गया था, 1992 के से प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने का इजाजत लेता हूँ। अब हमारा यहाँ से संविधान का चैप्टर वाइज जो वीडियो आ रहा था वो समाप्त हो गया। पूरी प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ। जो दोस्त नहीं देखे हैं जाकर के पूरी प्लेलिस्ट को ढूंढें। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसे प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज पूरी वीडियो है। किसी वीडियो में 2 चैप्टर है, किसी वीडियो में 3 चैप्टर है और किसी वीडियो में 1 चैप्टर है। ऐसे करके मैं समाहित किया हूँ और तकरीबन 32-33 वीडियो होंगे। पूरा संविधान से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न पीसीएस एग्जामों में, वो सारे को मैं कवर किया हूँ। और मुझे विश्वास है इससे आपको काफ़ी लाभ मिला होगा और इसे बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते रहिए। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करने का इजाज़त लेता हूँ। मस्त रहिएगा, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। और अगली वीडियो मैं लाऊंगा हिस्ट्री से,
हिस्ट्री से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगली वीडियो चैप्टर अध्याय होगा हिस्ट्री, इतिहास बुक से मैं लाऊंगा, उसमें से स्टार्ट करूंगा। बहुत जल्द उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।